नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्रोनॉमी का जो हमारा टॉपिक है मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आज हम देखते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। इसके पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्लांट न्यूट्रिएंट या प्लांट जियोमेट्री के बारे में। तो आज जो हम पढ़ेंगे फर्टिलाइज़र एवं मैन्यूर एवं फर्टिलाइज़र के बारे में आज की जो हमारी क्लास होगी, आज हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं खाद क्या होता है। मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, खाद एवं उर्वरक। तो खाद क्या होता है, खाद के क्या कार्य होते हैं या फिर हमारे पौधों के लिए किस प्रकार से ये सहायक होते हैं, उपयोगी होते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो खाद मैन्यूर, पौधे एवं जानवरों के कार्बनिक अवशेषों के अपघटित रूप को खाद कहते हैं। खाद किसे कहते हैं, पहले हम सबसे पहला सवाल जो होगा हमारा कि खाद, आखिर खाद क्या है, किसे हम खाद कहते हैं। तो खाद जो है ये पौधों एवं जानवरों के कार्बनिक अवशेषों, जो हमारे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके अवशेष होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनकी तना हो गया, डंठल हो गया उनका। जैसे कि हम मूंग ले लेते हैं, मूंग की फसल को की जुताई करते हैं तो हम उसे हरी खाद के रूप में देखते हैं। तो वैसे ही देखते हैं कि पौधों एवं जानवरों के कार्बनिक अवशेषों के अपघटित रूप को, किसको, कार्बनिक रूप खाद, कार्बनिक रूप। खाद जो होती है ये कार्बनिक होती है, पहले इस पे ध्यान देना है हमें। खाद एवं जो उर्वरक होती है रासायनिक होती है और जो खाद होता है ये कार्बनिक। तो पौधों एवं जानवरों के कार्बनिक अवशेषों के अपघटित रूप को खाद कहते हैं, जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। खाद क्या करते हैं, खाद पौधे जो होते हैं हमारे पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं या फिर उनको न्यूट्रिएंट देते हैं। आगे हम देखते हैं, खाद पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को कम या अधिक मात्रा में धारण करते हैं, इन्हें कार्बनिक खाद कहा जाता है। खाद जो होती है ये पौधों में, खाद जो होती है ये पौधों के पोषक तत्व जो होते हैं, पोषक तत्वों को कम या अधिक मात्रा में धारण करती है। तो जब हमारे जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि एवं विकास के लिए ये जब हम खाद डालते हैं उनमें, पौधों में, मतलब ज़मीन में, अपने खेतों में, तो वो हमारी पौधों की वृद्धि के लिए उनको न्यूट्रिएंट देते हैं, यानी पोषक तत्व देते हैं, कम या अधिक मात्रा में जो भी रहता है वो मौजूद पोषक मान वो हमारे पौधों को देते हैं, ताकि हमारे पौधों का जो वृद्धि एवं विकास हो सके वो अच्छे से हो सके। और ये जो खादें होती हैं इन्हें कार्बनिक खादें कहते हैं। कौन सी खाद कहते हैं, कार्बनिक खाद कहते हैं। इस वर्ग में कंपोस्ट, गोबर की खाद, तिलहनी, खलियां, हरी खाद, जीव जंतुओं के अवशेष से, मल मूत्र से निर्मित खाद सम्मिलित हैं। कार्बनिक खाद कौन कौन सी होती हैं, तो कार्बनिक खाद हम देखते हैं, वर्मी कंपोस्ट हो गया, गोबर खाद हो गई, हरी खाद हो गई, मल मूत्र से निर्मित खाद हो गई, तिलहनी खलियां जो होती हैं, जो हमारी तिलहनी फसल होती हैं, जब उनसे तेल निकालने के बाद जो हमें खलियां प्राप्त होती हैं, उन खलियों की बात कर रहे हैं, वो भी कार्बनिक के रूप में आती है। और जो हमारे जीव जंतु होते हैं, कौन से, जो जीव जंतु होते हैं, पौधे, जीव जंतु के अवशेष, जो जीव होते हैं उनके मरे हुए अवशेष जो होते हैं, जीव जंतु, तमाम जो प्रकृति को नुकसान न करने वाली चीज़ें होती हैं, वो सब कार्बनिक खादों के रूप में आती हैं, उसे कार्बनिक खाद कहते हैं। देखिए अब जो इसमें कार्बनिक खाद में देखते हैं पौधजनित खादें, कौन सी खादें, किस, पौधजनित खादें। ये पौधजनित खादें, पहला इसका जो पहला वर्ग है इसमें स्थूल खादें, हरी खाद, पत्तियों की खाद, पौधों के अवशेष की खाद, लकड़ी का बुरादा, समुद्री घास की खाद आदि। कौन कौन सी स्थूल खादें कौन सी होती हैं, जैसे कि पौधों की लकड़ियाँ हो गई, हरी खाद, पत्तियाँ हो गई पौधों की, समुद्री घासों की खाद हो गई और लकड़ी का बुरादा हो गया, इसे स्थूल खादें कहते हैं। और सांद्री खादें कौन कौन सी होती हैं, सांद्री खादें, तो सांद्री खादें तिलहनी खलियाँ, जो हमारी तिलहनी फसल होती हैं, तिलहनी फसल से हम तेल निकालने के बाद जो उससे खलियाँ प्राप्त होती हैं उसे सांद्री खादें कहते हैं। गन्ना का मैला या फिर राख या सीरा, जो गन्ना होता है, गन्ने की जब पेराई करते हैं तो उसके बाद पेराई करने के बाद जो रस निकलता है उससे जो मैला निकलता है उसकी खाद हो गई, या फिर राख हो गई, या फिर गन्ने का जो सीरा होता है, गन्ने का सीरा, डंठल का जो ऊपरी भाग होता है, उसकी पत्तियां जो होती हैं वो सब होती हैं सांद्रित खादें। अगला जो हम देखते हैं जंतु जनित खादें, कौन सी खादें होती हैं, जंतु जनित खादें। जंतु जनित खादें मतलब गोबर की खाद, जो जंतुओं द्वारा उत्पादित की गई हो या जंतुओं द्वारा प्राप्त की जाती हो, उन्हें जंतु जनित खादें कहते हैं। और ये सारी खादें जो हैं कार्बनिक खाद के रूप में, कार्बनिक खाद में
सम्मिलित हैं कार्बनिक खाद में। मानव विष्ट, हड्डी का चूड़ा, मछली का चूड़ा, कुक्कुट विष्ठा, यानी कि कुक्कुट विष्ठा मतलब मुर्गियों की वीट जो होती है उसकी बात कर रहे हैं। रक्त चूड़ा, कंपोस्ट खाद, शहरी कंपोस्ट। शहरी कंपोस्ट क्या है और कंपोस्ट क्या है? तो कंपोस्ट मतलब कूड़ा करकट, और जो ये कूड़ा करकट जैसे कि गांव में हमारे जो फार्म से कुछ कूड़ा करकट प्राप्त होते हैं वो होते हैं कंपोस्ट, प्रक्षेप कंपोस्ट या फिर कंपोस्ट बोलते हैं। और शहरी कंपोस्ट की बात करें तो जो शहर से कूड़े हमें प्राप्त होते हैं, जो क्योंकि जो ग्रामीण एरिया होता है उनमें तो हमें कंपोस्ट बनाने के लिए पेड़ पौधे भी प्राप्त होते हैं, कूड़ा करकट भी, ढेर सारी वस्तुएं होती हैं प्राप्त हो जाती हैं। वही शहर की बात करें तो शहर से प्राप्त होने वाले कूड़े जो होते हैं उसे बनाई जाती है कंपोस्ट, यानी शहरी कंपोस्ट बनाई जाती है। गंदे नाले का पानी, कृत्रिम कंपोस्ट आदि, ये सारी जो होती है जंतु जनित खादें होती हैं। जंतु जनित खादों मतलब गोबर की खाद, मानव विष्ट, हड्डी का चूरा, मतलब ये जो जंतु जनित कुछ जंतुओं द्वारा कुछ मनुष्यों द्वारा उत्पादित की जाती हैं जंतु जनित खादें होती हैं। आगे जो हम देखते हैं हमारा गोबर की खाद। गोबर की खाद क्या होती है? ये सारी जो खादों के बारे में हम बात कर रहे हैं, गोबर की खाद हो गया, कंपोस्ट हो गई, हरी खाद हो गई, ये सारी खादें जो हैं कार्बनिक खादों में आती हैं। तो पहला हम देखेंगे गोबर खाद, कौन सी? फार्म यार्ड मैन्यूर, यानी FYM, इसे शॉर्ट फॉर्म में FYM भी बोलते हैं, गोबर की खाद। अक्सर करके हमें हमारे एग्जाम में गोबर की खादों के बारे में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोबर की खाद कैसे बनाई जाती है, गोबर की खाद क्या है। तो आइए हम देखते हैं गोबर की खाद के बारे में। तो पालतू पशुओं के मल मूत्र, क्या जो गोबर खाद होती है ये पालतू पशुओं के मल मूत्रों द्वारा निर्मित होती है। किस प्रकार से? पालतू पशुओं के मल मूत्रों द्वारा। और उसके साथ साथ पशुओं के जो बिछौने होते हैं, अब पशुओं को खिलाए गए चारे के अवशेष पदार्थों के अपगठित सम्मिश्रण को गोबर खाद कहते हैं। गोबर खाद किसे कहते हैं? गोबर खाद जो हमारे पशु होते हैं, पशुओं से प्राप्त उनके मल मूत्र से, उनके नीचे जो बिछौने बिछाए जाते हैं उनसे, और उनके जो पशुओं द्वारा चारे दिए जाते हैं, उनको चारे खिलाए जाते हैं, जो चारे कुछ बचे हुए अवशेष होते हैं चारों के, उनके द्वारा, ये सब जो है अपगठित मिश्रण है। ये सारे मिश्रण जो है गोबर की खाद या फार्म यार्ड मैन्यूर या फिर शॉर्ट फॉर्म में FYM बोलते हैं। ये जो भली भात सड़ी हुई खाद, गोबर की खाद के कार्य क्या होते हैं या किस प्रकार से हमें फ़ायदेमंद होती है, तो हम इसके बारे में देखते हैं, इस बार पर ध्यान देते हैं। तो जो गोबर की खाद होती है ये अगर अच्छी तरह से भली बात से सड़ी खाद हो तो इसमें 0.5% नाइट्रोजन प्राप्त होता है। कितना? नाइट्रोजन की मात्रा जो हमें प्राप्त होती है गोबर की खाद से, जो अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद होती है, उससे नाइट्रोजन 0.5% नाइट्रोजन प्राप्त होता है हमें गोबर की खाद से। वहीं हम बात करेंगे 0.2% हमें ये फास्फोरस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 0.2% गोबर की खाद से हमें फास्फोरस प्राप्त होता है, 0.5% हमें नाइट्रोजन प्राप्त होता है। पोटास की बात करें तो पोटास भी 0.5% गोबर की खाद से हमें प्राप्त होता है। पोटास से 0.5% गोबर की खाद से पोटास भी प्राप्त होता है। अब गोबर जो होता है, गोबर की खाद जो होती है, कैसे अच्छी प्रकार की खाद हम कैसे बनाएं कि गोबर जो है हम उसको किस प्रकार से किस एक उन्नत विधि से रखें, तैयार करें कि अच्छी एक हमें सड़ी हुई और अच्छी गोबर की खाद प्राप्त हो। तो हम उस पर देखते हैं। तो उन्नत विधियों द्वारा खाद को बनाने के लिए, जैसे कि हम देखते हैं बेसिकली गांव में हमारे या फिर किसान, गांव में हर जगह अक्सर करके देखा जाता है कि जो गोबर होते हैं या पशुओं के मलमूत्र जो होता है, उनसे जो उनके चारों के अवशेष जो होते हैं, इन सब चीज़ों को ज़्यादातर देखते हैं हम गाँव में कि वो सीधा लोग किसानों के द्वारा या फिर जो पशुपालक होते हैं उनके द्वारा उसको सीधा सीधा जाके कहीं एक जगह उसका ढेर लगा दिया जाता है और उस पर ढेर लगाते रहते हैं, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें सही प्रकार से जो हमारी गोबर की खाद होती है वो सड़ नहीं पाती है और उसमें जो है उसका वर्क जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है उसको सड़ने में। तो हम एक उन्नत विधि का जो सिस्टमैटिक तरीका है कि किस प्रकार से हम अच्छी गोबर की खाद प्राप्त कर सके, तो हम उस पर बात करते हैं। तो उन्नत विधि से अगर हमें गोबर की खाद प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें 6 से 7.5 मीटर लंबे, कितना? 6 से 7.5 मीटर, यानी कि लंबा 6 से 7.5 मीटर लंबा एक गड्ढा खोदते हैं लंबा। ये हो गया 6 से 7.5 मीटर, कितना? 6 से 7.5 मीटर लंबा गड्ढा खोदते हैं और 1.5 मीटर चौड़ा, कितना? 1.5 से 2 मीटर, 1.5 से 2 मीटर, 2 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदते हैं।
और 1 मीटर गहरा होना चाहिए। हमें गोबर की खाद तैयार करने के लिए जो जहाँ पे हम गोबर को इकट्ठा करते हैं, तो उस जगह पे हमें क्या करना चाहिए, 6 से 7.5 मीटर एक लंबा और 1.5 से 2 मीटर चौड़ा 1 मीटर गहरा एक गड्ढा तैयार करना चाहिए, गड्ढा खोदना चाहिए। फिर उसके बाद हमें उसमें अब गोबर को डालना चाहिए, या फिर जो पशुओं के मल मूत्र होते हैं, उनके खाने का जो चारा होता है उससे बचा हुआ पदार्थ होता है और बिछौना होता है, वो सारी चीज़ें तब उसमें गड्ढे में डालते हैं। जो कूड़ा करकट हो गया, बिछौना हो गया, ये सब मिलाकर डालते हैं गड्ढे में। और फिर जब गोबर और सारी चीज़ें डालते हैं और कुछ समय बाद गोबर हो गया, बिछौना हो गया, कूड़ा करकट हो गया, सारा हम गड्ढे में डाले। उसके कुछ समय बाद जब हमारा गड्ढा पूरी तरह से भर जाए, क्या हो जाए, जब हमारा गड्ढा भर जाए, क्योंकि गड्ढे का जो एरिया है, हम 6 से 7 मीटर लंबा, 1.5 से 2 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा होता है। तो होता क्या है कि जहाँ पे पशुपालक लोग ज़्यादा पशुओं को रखे होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा हमें गोबर मल मूत्र या फिर उनके बिछौने, कूड़ा करकटात प्राप्त होता है। तो क्या होता है कि उस केस में हमारे गड्ढे जल्दी भर जाते हैं, तो हमें फिर एक दूसरा गड्ढा भी तैयार कर लेना चाहिए। और जब हमारा पहला गड्ढा पूरी तरीके से भर जाए, तो उसको फिर 4 से 5 महीने के लिए हमें एज इट इज़ उसको छोड़ देना चाहिए। कितना, 4 से 5 महीने के लिए। 4 से 5 महीने के लिए हमें अपने उस गड्ढे को पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए जब वो भर जाए। तो उससे क्या होता है, इस प्रक्रिया द्वारा हमारी जो गोबर की खाद हमें प्राप्त होती है, 4 से 5 महीने बाद जो खाद मिलती है, वो अच्छी क्वालिटी की खाद होती है, वो अच्छी तरीके से सड़ी हुई होती है। और उनमें जो न्यूट्रिएंट की बात करें, जो उसमें खाद में नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस, पोटास जो भी प्राप्त होता है, वो सारी चीज़ों की मात्रा, उनका जो मैनेजमेंट, वो अच्छे तरीके से प्राप्त होता है। आगे हम देखेंगे कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद क्या होती है, कंपोस्ट खाद के बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं कंपोस्ट खाद। तो पौधों के अवशेषों, घरों का कचरा, कंपोस्ट खाद कैसे तैयार की जाती है, कंपोस्ट खाद क्या होती है, हम इस पे बात करेंगे। तो कंपोस्ट खाद जो है, जो पौधों के अवशेष होते हैं या फिर घरों से निकलने वाले जो कचरे होते हैं, सब्जी के छिलके हो गए या फिर हमारे दैनिक जीवन में जो चीज़ें उपयोग होती हैं, उनसे निकलने वाले जो कचरे होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो पौधों के अवशेष हो गए, घरों का निकलने का कचरा हो गया, जानवरों एवं मनुष्यों के मलमूत्र, जानवरों एवं मनुष्यों का मलमूत्र और सूक्ष्म जीवी अपघटित रूप से कंपोस्ट कहलाता है। कंपोस्ट क्या है, तो सीधी सी बात है, सीधी सी लाइन है, हमें ध्यान रखना है कि कंपोस्ट घरों से निकलने वाले कूड़े करकट, पौधों के अवशेष, जो हमारे पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, पौधों के अवशेष, घरों से निकलने वाले कूड़ा करकट या फिर कचरा, घरों से निकलने वाले कचरे, जानवरों या मनुष्यों के मलमूत्र, इन सब का एक सूक्ष्म जीवी अपघटन जो होता है, वो कंपोस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, कंपोस्ट कहलाता है। अच्छी तरीके से अपघटित कंपोस्ट का रंग भूरा होता है। क्या होता है, अच्छी तरीके के, हमें पहचानना है कि अच्छी तरीके की कंपोस्ट कैसे होती है। तो जो अच्छी तरीके से जो हमारी कंपोस्ट होती है वो अपघटित हो जाती है, तो उसका रंग भूरे रंग का होता है। उसी तरह कंपोस्ट तैयार करने की विधि को कंपोस्टिंग या फिर कंपोस्ट बनाना कहते हैं। कंपोस्ट खाद तैयार करने की जो विधि होती है उसे कंपोस्टिंग या कंपोस्ट खाद बनाना कहते हैं, या कंपोस्टिंग विधि कहते हैं। कंपोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा की बात करें तो जैसे हमने देखा कि गोबर में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, हमें नाइट्रोजन प्राप्त होता है, पोटास प्राप्त होता है, फास्फोरस प्राप्त होता है। वैसे हम कंपोस्ट की बात करें तो कंपोस्ट में कितना पोषक तत्व प्राप्त होता है, पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है। तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 0.5% कंपोस्ट में प्राप्त होता है। कितना, नाइट्रोजन में कंपोस्ट में नाइट्रोजन 0.5% प्राप्त होता है। वहीं फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस जो है कंपोस्ट में 0.15% प्राप्त होता है। कितना, कंपोस्ट खाद में फास्फोरस 0.15% और नाइट्रोजन 0.5% प्राप्त होता है। वहीं पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम 0.5% प्राप्त होता है। कितना, पोटेशियम जो है 0.5% प्राप्त होता है कंपोस्ट से। इसके पोषक तत्वों की मात्रा को सुपर सल्फेट या फिर रॉक फास्फेट 10 से 15 किलोग्राम टन डालकर और बढ़ाया जा सकता है। जो कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट खाद होती है, जो कंपोस्ट खाद का और पोषक तत्व बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने के लिए कंपोस्ट में सुपर फास्फेट या फिर रॉक फास्फेट 10 से 15 किलोग्राम प्रति टन डालकर बढ़ाया जा सकता है कंपोस्ट खाद में। हमने बात करी अभी गोबर की खाद
को देखा कि गोबर की खाद क्या होती है, किस प्रकार से अच्छी गोबर की खाद हम तैयार करते हैं। फिर अभी हम देख रहे हैं कि कंपोस्ट खाद क्या होती है, किस प्रकार से कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, कंपोस्ट खाद में कितने पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, पोषक तत्वों की क्या मात्रा होती है पोषक मानों की कंपोस्ट में। अगला जो हमारा आगे हम देखेंगे केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट। क्या? केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट। ये केचुआ खाद हमने देखा होगा अक्सर करके, केचुए बारिश के समय में हमें दिखाई देते हैं या फिर हमारी खेतों में भी केचुए दिखाई देते हैं। ये केचुओं को किसान मित्र भी कहा जाता है। केचुओं को क्या कहा जाता है? केचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है। आइए हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट या फिर केचुआ का खाद की। तो केचुआ खाद की सहायता से बनाई गई खाद को वर्मी कंपोस्ट या फिर केचुआ खाद कहते हैं। केचुओं की सहायता से, किसकी सहायता से? केचुओं की सहायता से बनाई गई खाद को वर्मी कंपोस्ट या फिर केचुआ खाद कहते हैं। केचुए अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं। केचुए कैसे बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद? तो केचुए जो होते हैं ये अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं। क्या करते हैं केचुए? अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं और मिट्टी में मल उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं केचुए? पहले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, फिर अधिक मात्रा में मल को उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार से केचुआ प्रतिदिन अपने शरीर के भार के बराबर क्या करता है? इस प्रकार जो है केचुए, पहले तो केचुए कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, फिर मल द्वारा केचुआ खाद को उत्सर्जित करते हैं। जो केचुए होते हैं ये प्रतिदिन, हर रोज अपने भार के बराबर, क्या? प्रतिदिन अपने शरीर के भार के बराबर कार्बनिक पदार्थों को खाता है। केचुआ जो है ये, जो इसका भार होता है जितना, ये अपने भार के हिसाब से, शरीर के भार के हिसाब से प्रतिदिन कार्बनिक पदार्थों को खाता है और उसका मल उत्सर्जित करता है, उसके बाद मल उत्सर्जित करता है। केचुओं के मल में बहुत सारा एंजाइम होता है। क्या होता है? केचुओं द्वारा जो मल उत्सर्जित किए जाते हैं उनमें बहुत एंजाइम की मात्रा होती है, एंजाइम जो है बहुत मात्रा में होती है और यह पोषक तत्वों में भी बहुत समृद्ध होता है। केचुओं के द्वारा जब कार्बनिक पदार्थों को खाया जाता है, उसके बाद उससे जो मल उत्सर्जित होता है, जो मल होता है उनमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है और एंजाइम की भी मात्रा बहुत अधिक होती है। यह पोषक तत्वों के बहुत समृद्ध होता है, यानी पोषक तत्वों की अधिक मात्रा होती है। साथ ही इनमें लाभप्रद बैक्टीरिया, माइक्रोराइजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनमें जो केचुओं के खाद से साथ साथ केचुओं से जो मल उत्सर्जित होते हैं, केचुओं के मल, उनमें बैक्टीरिया और माइक्रोराइजा भी पाया जाता है। तो ये जो केचुआ खाद है, ये इसको हम बनाने के लिए एक गड्ढा तैयार करते हैं, पिट तैयार करते हैं। केचुआ खाद को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक गड्ढा तैयार करते हैं, फिर उसमें गोबर की खाद डालते हैं और जो कूड़ा करकट होता है पशुओं द्वारा या फिर कचरा जो होता है, उन सबको इकट्ठा करते हैं गड्ढे में, फिर उनमें केचुओं को छोड़ देते हैं, केचुओं को लाके छोड़ देते हैं। तो ये केचुए जो होते हैं प्रतिदिन अपने शरीर के भार के बराबर जो है उन कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं और उससे मल उत्सर्जित करते हैं। जो मल जो उनसे प्राप्त होता है वही होती है केचुआ खाद होती है। जो मल वो उत्सर्जित करते हैं उसी को बोलते हैं केचुआ खाद। देखते हैं हम वर्मी कंपोस्ट तैयार, यानी केचुआ खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए कितना हमारा गड्ढा कैसा होना चाहिए। तो 2 मीटर 2x1 या फिर 0.5 मीटर के गड्ढे, जो गड्ढे का साइज होना चाहिए 2, 1 और आधा मीटर। कितना? 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, आधा मीटर गहरा गड्ढे। और इस गड्ढे को छाये में बनाना चाहिए, खुली धूप में नहीं बनाना चाहिए। ये जो केचुआ खाद हम अगर तैयार करते हैं वर्मी कंपोस्ट को, तो इसे हमें कहीं पेड़ों के नीचे या फिर छायेदार जो स्थान हो वहाँ पे बनाते हैं। और हम उसमें कूड़ा करकट जो कचरा होता है या फिर गोबर जो होता है उस गड्ढे में डालते हैं। और उसके बाद एक केचुए की देसी जो प्रजाति होती है जय गोपाल, कौन सी होती है? केचुए की एक देसी प्रजाति होती है जय गोपाल। ये अधिक सक्रिय विदेशी केचुओं की प्रजातियों एसिनिया फोर्टिडा, क्या? एसिनिया फोर्टिडा, जो एक देसी प्रजाति है केचुओं की, एक जय गोपाल है केचुआ की, और जो विदेशी है वो है एसिनिया फोर्टिडा का प्रयोग किया जाता है।
तमाम बेकार पदार्थ जैसे गाय का गोबर हो गया, अवशेष हो गए, खरपतवार हो गए, ये सब का तह लगाकर इसी गड्ढे में हम डाल देते हैं, तह से डालते हैं। और उसके बाद उसमें केचुओं को गड्ढों में केचुआ डालते हैं और फिर उन पर मिट्टी डाल देते हैं। क्या करते हैं, पहले हम सारा कूड़ा करकट, गोबर, कचरा जो होता है इन गड्ढों में डालते हैं, उसके बाद मिट्टी डाल देते हैं और फिर प्रत्येक केचुओं, प्रत्येक तह पर, जैसे कि हमने, ये हमारा गड्ढा हो गया, ठीक है, 1 मिनट, हमने बनाया 2 मीटर, 1 मीटर, आधा मीटर गहरा गड्ढा, ठीक है। फिर ये गड्ढा हमने तैयार किया। गड्ढा जो हमारा होता है, ये गड्ढा हमारा छायादार स्थानों पे होना चाहिए। और ये गड्ढे को हमने तैयार किया। गड्ढे को तैयार करने के बाद हम पशुओं के जो गोबर होते हैं या फिर उनके बिछौने, मल मूत्र या फिर खरपतवार या जो अवशेष, कचरा जो भी प्राप्त होता है, जो भी हमें मिलता है, उसकी एक तह डाल देते हैं। क्या करते हैं, उसकी एक परत, एक परत जो है हम डाल देते हैं अपने गड्ढों में, एक परत डाल देते हैं। उसके बाद मिट्टी डाल देते हैं। ये परत बिछाने के बाद गड्ढों में उसमें मिट्टी डाल देते हैं और मिट्टी के बाद फिर क्या करते हैं, केचुए डाल देते हैं, हम केचुओं को डाल देते हैं। फिर उसके बाद एक तह लगाते हैं, फिर तैयार करते हैं वही गोबर। ये जो गड्ढा है हमें उसमें तह पे तह तैयार करनी होती है कि कूड़ा करकट, गाय भैंस के गोबर, मल मूत्र जो भी है उसको डालते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डाल दिया हमने, मिट्टी के बाद फिर वही सेम प्रक्रिया, एक तह फिर तैयार करेंगे। मिट्टी डालने के बाद केचुओं को छोड़ देंगे, फिर एक तह तैयार करेंगे, फिर केचुओं को डाल देंगे। ऐसे ऐसे करके हम जो है 2-3 तह अपने गड्ढे में तैयार करते हैं, केचुओं को डालते हैं। फिर ये जो वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट तैयार होने के लिए 2 से 3 महीने का समय लगता है। कितना, वर्मी कंपोस्ट हमें तैयार करने के लिए 2 से 3 महीने का समय लगता है। हमने देखा वर्मी कंपोस्ट के बारे में कि कैसे हमें गड्ढे तैयार करने चाहिए, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, गोबर की खाद हो गई, अवशेष हो गए, कचरा हो गया, ये सारी चीज़ों को गड्ढे में हम डालते हैं। उसके बाद मिट्टी डाल देते हैं, हर तह पे केचुओं को डालते जाते हैं। तो ये केचुए जो है अपने शरीर के भार के बराबर इन कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं और उसके बाद मल उत्सर्जित करते हैं। ये जो मल उत्सर्जित करते हैं वही केचुआ खाद कहलाती है। और ये जो मल होते हैं, केचुओं का जो मल होता है, उनमें कुछ पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे खेतों के लिए, पौधों के लिए काफ़ी लाभकारी होते हैं। आगे हम जो देखेंगे, हमारा नेक्स्ट है हरी खाद। हम हरी खाद के बारे में बात करेंगे। तो हरी खाद जुताई द्वारा मिट्टियों में अपघटित हरे पौधों के ऊतक मिट्टी की भौतिक संरचना एवं उर्वरता को सुधारने के उद्देश्य से पलटने की क्रिया है। क्या है हरी खाद, क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं। तो हरी खाद जो है, ये जो हमारे खेतों में पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं सनई, ढैंचा, उर्द, मूंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारे जो पौधे होते हैं, इसको क्या करते हैं हम अपने अपने खेत की जो उर्वरता को बढ़ाने के लिए, उसकी पोषक क्षमता बढ़ाने के लिए हम सनई, ढैंचा और उसके बाद उर्द, मूंग, इन सब चीज़ों को खेत में बुआई करके मिट्टी पलट वाले हल से जुताई कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारे पौधे होते हैं, इनके जो अवशेष होते हैं, इनके जो ऊतक होते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर सड़ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि मिट्टी की भौतिक संरचना को एवं उर्वरता को सुधारते हैं। हरी खाद वाली फसलों को उगाया जाता है तथा क्या करते हैं, मिट्टी पलट के उद्देश्य से हम अक्सर करके देखते हैं, हरी खाद वो करने के लिए हमें हरी खाद वाली फसलों को उगाते हैं। क्या करते हैं, हरी खाद वाली फसलों को उगाते हैं। हरी पत्तियां और पौधों की शाखाओं का एकत्रीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें, इस प्रक्रिया में हरी खाद के हरे जो पौधे होते हैं उनको या फिर हरी पत्तियों को एकत्रित किया जाता है। हरी पत्तियों का एकत्रित कर बेकार पड़ी जमीन में, मेड़ में या फिर वनों से किया जाता है। हरी पत्तियों का एकत्रीकरण कहाँ से किया जाता है, वनों में या फिर जहाँ बगीचे हों, वनों, वहाँ से एकत्रित किया जाता है। ये ज़मीन से इकट्ठा, उनके ज़मीन से इकट्ठा। दलहनी पौधों को खेत में बोना चाहिए। हरित खाद हमें अपने पौधों, ज़मीन में जो पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें दलहनी फसलों का उपयोग करना चाहिए। तो ये दलहनी फसलें भी नाइट्रोजन का क्या कहती हैं, फिक्सेशन करती हैं। ये नाइट्रोजन को खींचती हैं और हमारे जो मिट्टी होती है, मिट्टी में वो करती हैं, पहुंचाती हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे खेत का जो, हमारे ज़मीन जो होती है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ती है। खेत में बोना चाहिए। उसके बाद पर्याप्त वृद्धि होने के बाद हमें दलहनी फसलों को बोना चाहिए, जैसे हो गया सनई, ढैंचा और मूंग, उर्द, इन सब फसलों को बोना चाहिए हरित खाद तैयार करने के लिए। इन सबको बोना चाहिए। उसके बाद इसको जब ये इसकी वृद्धि हो जाए
तो इसको अपने खेतों में हमें जुताई करनी चाहिए, किससे? मिट्टी पलट हल से जुताई कर देनी चाहिए मिट्टी। फिर उसके बाद इसे हरित खाद या फिर ग्रीन मेन्यूर भी कहते हैं। जो पौधे बोए जाते हैं उन्हें हरी खाद की फसलें भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हरित खाद की फसलों भी हरित खाद की फसलें भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण फसलें जैसे सनई, ढैंचा, पिप्सलोरा, ग्वार यानी क्लस्टर बीन हो गया, सेसबीनिया हो गया, रोटेस्टा हो गया, उर्द हो गया, मूंग हो गया आदि जो होती हैं, ये होती हैं दलहनी फसलें और हरित खाद वाले पौधे। तो अब हम देखेंगे, हमें खाद के बारे में हमने देखा और कार्बनिक खादों के बारे में पढ़ाई करी। अब हम देखेंगे उर्वरक के बारे में कि उर्वरक क्या होते हैं। तो उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक, उर्वरक मतलब रासायनिक, वे पदार्थ जो कारखानों द्वारा, वे पदार्थ जो कारखानों में या कारखानों द्वारा बनाए जाते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों की पूर्ति के लिए, यानी पौधों के पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं, जो 0 से 1 या 1 से अधिक तत्वों की पूर्ति करते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। क्या उर्वरक क्या होते हैं? पहले हम देखते हैं उर्वरक वे पदार्थ जो रासायनिक कारखानों में तैयार किए जाते हैं। वे पदार्थ या उर्वरक वे होते हैं जो कारखानों में रासायनिक पदार्थ जो पौधों की पोषक तत्वों की, यानी पौधों की पूर्ति के लिए तैयार किए जाते हैं, उसे उर्वरक कहते हैं। जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा 0 से लेकर अधिक मात्रा में होती है, उर्वरक कहते हैं। अब देखते हैं उर्वरकों का वर्गीकरण के, नहीं उर्वरकों का किस प्रकार के उर्वरक होते हैं, क्या क्या उनकी क्वालिटीज होती हैं। तो पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर, कितना पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर उर्वरकों को 3 भागों में बांटा गया है। उनकी पोषक तत्व उर्वरक जो होते हैं उनमें पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर उनमें 3 भागों में बांटा गया। पहला जो है एकल उर्वरक। कौन सा? वे सभी उर्वरक जिनमें किसी एक पोषक तत्व की पूर्ति होती है, एकल उर्वरक कहलाते हैं। एकल उर्वरक मतलब वे उर्वरक जिनमें किसी एकमात्र पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, उन्हें एकल उर्वरक कहते हैं। जैसे कि यूरिया हम डालते हैं ना, तो यूरिया में क्या 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। सबसे ज़्यादा क्या यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है, तो इसे एकल उर्वरक भी कहते हैं। अगला जो है हमारा जटिल उर्वरक। ये उर्वरक कम से कम 2 पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं तथा उन्हें रासायनिक रूप से तैयार किया जाता है। इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। दूसरा जो वर्ग है ये जटिल उर्वरक। ये उर्वरक जो होते हैं इनमें कम से कम 2 पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है। इन्हें रासायनिक कारखानों द्वारा वैसे भी उर्वरक जो है वो रासायनिक कारखानों में ही तैयार किए जाते हैं। तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि द्वित्वधारी, ये मुख्य 2 तत्वों की पूर्ति करते हैं, जैसे कि डीएपी हो गया। और 3 तत्वधारी, ये 3 मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, जैसे कि ये क्या इफको जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं वो 2 पोषक तत्व, सॉरी यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। डीएपी जैसे कि 12, 32, 16 जो खाद होती है, वो कुछ जैसे कि एकल उर्वरक यूरिया हो गया, डीएपी हो गई। तो ये जो उर्वरक होते हैं ये तीनों प्रकार के जटिल जो उर्वरक होते हैं, इनमें 3 क्वालिटीज़ होती हैं। ये द्वित्व होते हैं, एकल उर्वरक होते हैं और 3 तत्वधारी उर्वरक भी होते हैं, जिनमें 12, 32, 16 की मात्रा पाई जाती है। उर्वरकों की उर्वरकों का जो औसतन मान होता है वो पाया जाता है, परसेंटेज जो है। अगला जो हमारा है मिश्रित उर्वरक। उन्हें भौतिक रूप से तैयार, मिश्रित उर्वरक क्या होते हैं? तो मिश्रित उर्वरक को भौतिक रूप से तैयार किया जाता है। इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। भौतिक उर्वरकों को, ये मिश्रित उर्वरक, ये जो है इन्हें भौतिक उर्वरक इन्हें भौतिक रूप से मिलाकर तैयार किया जाता है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है अपूर्ण मिश्रित उर्वरक। इन उर्वरकों से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम में किसी भी 2 तत्वों की पूर्ति होती है, जैसे कि यूरिया के साथ पोटाश की। इसे अपूर्ण मिश्रित उर्वरक कहते हैं। पूर्ण मिश्रित उर्वरक उस प्रकार के उर्वरकों से 3 प्रकार के तत्वों की पूर्ति होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस के साथ पोटाश, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस के साथ पोटाश। अगला जो हम देखेंगे नाइट्रोजन धारी उर्वरक। इन उर्वरकों को, नाइट्रोजन धारी उर्वरक जो होते हैं, इनको 4 भागों में बांटा गया है। नाइट्रोजन धारी उर्वरक जो होते हैं इनको 4 भागों में बांटा गया। पहला नाइट्रेट उर्वरक। क्या? नाइट्रेट उर्वरक NO2।
लगभग सभी फसलें नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेती हैं। जितनी भी हमारी फसलें होती हैं ये सब नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेती हैं। ये उर्वरक मृदा पर क्षारीय प्रभाव छोड़ते हैं। जो नाइट्रेट उर्वरक होते हैं ये मृदा में क्षारीय प्रभाव छोड़ते हैं। उर्वरक अधिक घुलनशील होने के कारण पौधों को शीघ्र उपलब्ध होते हैं, साथ ही उनकी लीचिंग द्वारा सर्वाधिक हानि भी होती है। ये जो नाइट्रेट उर्वरक होते हैं ये हमारे मिट्टी में क्षारीय प्रभाव छोड़ते हैं और ये अधिक घुलनशील होने के कारण पौधों को शीघ्र उपलब्ध हो जाते हैं और साथ ही इनके द्वारा सर्वाधिक लीचिंग की हानि भी होती है, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट। अगला जो है हमारा अमोनियम उर्वरक, NH4 क्या, अमोनियम उर्वरक। इन उर्वरकों की निश्चालन द्वारा हानि बहुत कम होती है। क्या, जो अमोनियम उर्वरक होते हैं इनका निश्चालन द्वारा बहुत कम हानि होती है। इसी कारण धान की फसल में नाइट्रोजन का उपयोग इसी रूप में करते हैं। इन उर्वरकों का मृदा पर अम्लीय प्रभाव होता है। जो नाइट्रेट उर्वरक होता है ये मृदा पर क्षारीय प्रभाव डालते हैं और जो अमोनिकल या अमोनियम उर्वरक होते हैं ये हमारी मिट्टी में अम्लीय प्रभाव डालते हैं। जो ये अमोनियम होता है, नाइट्रोजन का उपयोग धान की फसलों में अमोनियम उर्वरक का प्रयोग जो है नाइट्रोजन के रूप में या नाइट्रेट के रूप में किया जाता है, जैसे कि सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अगला जो है अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक, कौन सा, अमोनियम नाइट्रेट, NH4+NO3। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन उदासीन नाइट्रेट तथा अमोनियम दोनों ही रूपों में पाई जाती है। अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक, इन उर्वरकों में नाइट्रोजन उदासीन या फिर नाइट्रेट तथा अमोनिया जो होती है ये दोनों रूपों में पाई जाती है। इसका कारण इनका प्रयोग सभी प्रकार की भूमियों में किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक, इनमें जो है नाइट्रोजन तथा अमोनियम दोनों का उपयोग किया जाता है और ये जो है दोनों हर प्रकार की भूमियों में इनका उपयोग भी किया जाता है। यह सबसे आर्द्रताग्राही उर्वरक होते हैं। क्या होते हैं, आर्द्रतादायी उर्वरक होते हैं, जैसे कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 25% अमोनियम नाइट्रेट और इसमें 33% जो है नाइट्रोजन या नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो जो आज की हमारी क्लास थी ये खाद एवं उर्वरक के बारे में थी। तो जो हमारी अगली क्लास होगी पौध न्यूट्रिएंट के बारे में होगी। हम पौध न्यूट्रिएंट के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा क्लास यहीं तक। जय हिंद।